दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट प्राथमिक स्तर के लिए गणित के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। सीटेट प्राथमिक स्तर में गणित से 30 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि सभी के लिए अनिवार्य होता है। तो आज की इस क्लास में कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास। देखिए दोस्तों, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, इस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन, तर्क कौशल का विकास, गणितीय अवधारणाओं को समझना तथा गणितीय भाषा का विकास पर निर्भर करता है, जबकि गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? यहाँ पर अनुक्रम बताना है। पहले क्या किया जाएगा? चित्र बनाना, या प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, या अनुभव प्रदान करना, या भाषा के माध्यम से समझाना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अनुभव प्रदान करना। पहले नंबर पर क्या होगा? अनुभव प्रदान करना। इसके बाद भाषा के माध्यम से समझाना। इसके बाद भाषा के माध्यम से समझाना। और तीसरे नंबर पर चित्र बनाना। और लास्ट में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। पहले तीसरा, चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई। 83 में 27 को घटाया, 64 आया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है? बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है। बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला क्रम क्या होगा, दूसरा क्या होगा, इस तरह से यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले शिक्षण, अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन पहले स्थान पर होगा। इसके बाद शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, और तीसरे नंबर पर आपका होगा प्रगति रिपोर्ट का विकास, और सबसे लास्ट में होगा बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है, जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है।
बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि वे डम्ब शराड्स खेलने का आनंद लेते हैं। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन परिचय कराती है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं, विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दस्ता और कौशल को परिभाषित किया जाए, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दस्ता और कौशल को परिभाषित किया जाए। गणित में सीखने के प्रतिफल विकसित किए जाने का मुख्य कारण यह है कि जिससे बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दस्ता और कौशल को परिभाषित किया जाए। प्रतिफल विकसित हो जाने के फलस्वरूप दोस्तों बालक द्वारा संपूर्ण शैक्षिक क्रियाकलाप का आकलन करने में सहायता प्राप्त होती है, जिससे बालक की त्रुटियों को सुधारा जा सके। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों का अन्वेषण में लगना। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। एक एक संगतता, क्रमबद्धता, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, समूह बनाना। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए समूह बनाना और एक एक संगतता तथा क्रमबद्धता आवश्यक है, जबकि संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना आवश्यक नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है।
यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हर कोई गणित सीख सकता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा हर कोई गणित सीख सकता है। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आगमन विधि। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने आगमन विधि का प्रयोग किया है। ठीक है, आगमन विधि के अंतर्गत सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, यह सत्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा संकल्पना मानचित्र के बारे में यह कथन सत्य नहीं है। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाता है, यह सत्य नहीं है। 2/3 प्लस 4/5 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम 15 हो जाएगा। 3 का 15 में भाग करेंगे, 3 बचे 15, 5 आया। 5 का 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। प्लस 5 का 15 में भाग करेंगे, 5 तिहाई 15, 3 आया। 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 12 10 22 हो जाएगा। 22/15 इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 7/15। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? सभी समांतर चतुर्भुज हैं, यह तो सही है। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, यह कथन दोस्तों गलत है। दूसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं, यह भी सही है। इनमें से 2 आयत हैं, यह भी सही है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा कथन ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है 11,000, तो सबसे पहले यहाँ पर 11,000 लिखेंगे। इसके बाद है 1100, तो इसके नीचे हम 1100 लिखेंगे। और फिर 11 है और इसके नीचे हम 11 लिखेंगे। सभी को यहाँ पर जोड़ देंगे। यहाँ पर जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल दोस्तों ऐसे ही सॉल्व होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर एक रेखा खींची गई है, इस पर 25,000 ए, फिर 39,000, फिर बी, फिर 61,000 यहाँ पर लिखा गया है। नीचे पूछा गया है कि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बिंदु बना हुआ है, 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी है यह लगभग 2000 इकाई है। कैसे, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। 25,000 से पहले बिंदु पर जब जाएंगे, 2000 अगर जोड़ेंगे तो 25 2 27,000 हो जाएगा। 27 में 2 जोड़ेंगे तो 27 2 29,000 हो जाएगा। ए पर जाएंगे, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो 29 2 31,000 हो जाएगा। ए के आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जोड़ेंगे 2 तो 31 2 33 हो जाएगा। इसके बाद 2000 जोड़ेंगे तो 33 2 35,000 हो जाएगा। 35,000 में 2000 जोड़ेंगे तो 37,000 हो जाएगा। 37,000 में 2000 जोड़ेंगे तो 39,000 हो जाएगा और यहाँ पर 39,000 लिखा गया है। तो इसका मतलब
दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 2000 इकाई है। यहाँ पर पूछा गया है ए और बी के बीच की दूरी क्या है। तो इसके लिए देखेंगे ए और बी के बीच में कुल कितने बिंदु हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले ए के आगे बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 बिंदु हैं। तो 11 में हम 2000 का गुणा कर देंगे। 11 दूनी 22,000 इकाइयाँ। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी 2000 इकाई है। तो कुल 11 बिंदु हैं ए और बी के बीच में, तो 11 का 2000 में गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 3 सही 1/4 केजी चीनी से 1/16 केजी चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? 3 सही 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 4 3 12 1 13/4 लिख सकते हैं। इसमें हम भाग कर देंगे 1/16 का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 13/4 को ऐसे ही लिखेंगे, भाग के स्थान पर गुणे का निशान लगाएंगे। 16 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। 4 चौक 16 कट जाएगा, 13 चौका 52। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरीश ने 18:40 पर अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पर समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय क्या है? देखिए दोस्तों, 18:40 का मतलब शाम को 6:40 पर, शाम को 6:40 पर यात्रा शुरू की जाती है। और 22:20 का मतलब है रात को 10:20 पर, 10:20 पर यात्रा समाप्त होती है। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है पूरी यात्रा में कितना समय लगा। तो इसके बीच का अंतर आप निकालेंगे। 10:20 PM और 6:40 PM के बीच का जो अंतर है दोस्तों, यह 3 घंटे 40 मिनट का है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 घंटे 40 मिनट। आप लोग इसको निकाल सकते हैं, अंतर इसका देख सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहला संयोजन यहाँ पर देखेंगे विकल्प से 1 और 6 है। 200 का 1 में गुणा करेंगे तो 200 ही आएगा, और 300 का 6 में गुणा करेंगे 6 18, 1800 आएगा। 18 2 20, 2000 ml हो रहा है। पहला तो आपका सही है। इसमें कौन सा सही नहीं है आपको यह बताना है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे, 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 दूनी 800 ml हो जाएगा, और 3 का 4 में गुणा करेंगे 4 3 कितना हो जाएगा? 4 3 1200, 12 8 20, यह भी आपका सही है। इसी प्रकार से तीसरा देखेंगे, 200 ml का 7 में गुणा करेंगे 7 दूनी 1400 ml हो जाएगा, और 300 ml का 2 में करेंगे 3 दूनी 600, 14 6 20, यह भी आपका सही है। 2000 ml यह भी हो रहा है जोड़ने पर। अब चौथा यहाँ पर बचा है, तो चौथा ही आपका राइट आंसर होगा। इसको भी चेक करके देख लेते हैं। 6 का 200 में गुणा करेंगे 6 दूनी 1200 ml हो जाएगा, और 3 का 300 में गुणा करेंगे 3 तिहाई 900 ml हो जाएगा। 12 और 900 जोड़ेंगे तो 2100 ml हो रहा है, जबकि 2000 ml होना चाहिए। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से 7.1 गुणे 3.85 बटा 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? तो सबसे अच्छा अनुमान यहाँ पर देखिए 7.1 जो लिखा गया है, यह किसके नजदीक है? यह 7 के नजदीक है, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। 3.85 यह किसके नजदीक है? यह दोस्तों 4 के नजदीक है, तो 4 इसको लिख सकते हैं। बटा 9.09 है, यह 9 के नजदीक है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो इस तरह से आपका सबसे अच्छा अनुमान क्या होगा? 7 गुणे 4 बटा 9, 7 गुणे 4 बटा 9, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है, तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है? यहाँ पर जो आयत बनाया गया है, इसका परिमाप क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो छोटा वर्ग है, ग्रिड में जो छोटा वर्ग है, यह 4 वर्ग इकाइयों का है। तो इसकी भुजा कितनी होगी? एक ग्रिड की भुजा दोस्तों 2 इकाई होगी, क्योंकि
जो छोटा वर्ग है यह 4 वर्ग इकाइयों का है तो भुजा 2 इकाई की होगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो आयत बनाया गया है इसका परिमाप क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, लंबाई कितना है, लंबाई आप लोग देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8, लंबाई 8 है, 8 लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। चौड़ाई यहाँ पर देखेंगे 2 2 4, 4 है, 4 लिखेंगे। अब 2 8 4 12, 2 गुणे 12, 12 दूनी 24, 24 इकाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। विषयों की कुल संख्या दोस्तों 5 है, ठीक है, और प्रत्येक विषय में 75 अंक प्राप्त किया है। तो 5 विषयों में कुल कितना अंक प्राप्त किया है, 5 विषयों में कुल कितना अंक है, तो 5 का हम 75 में गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है माध्यिका, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, कुल प्राप्त अंक, कुल प्राप्त अंक 375 है, इसमें हम कुल विषयों की संख्या से भाग कर देंगे तो माध्यिका आ जाएगी। कुल विषयों की संख्या 5 है, इसमें हम 5 का भाग कर देंगे। ठीक है, कुल प्राप्त अंक बटा कुल विषयों की संख्या, तो 5 से इसमें भाग करेंगे, भाग करिए, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 पचम 25, 75 आपका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए ठोस को यदि मोड़ा जाए तो दूसरी जो आकृति है दोस्तों यही प्राप्त होगी, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है। लाल भाग दोस्तों यहाँ पर 40 दिया है और इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं लाल भाग 1/2 लिखा गया है। 1/2 का मतलब आधा, मतलब यहाँ पर जो आधा भाग है यह कितना है, 40 है, तो पूरा भाग कितना होगा, 40 40 80 होगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है सफेद भाग, तो सफेद भाग यहाँ पर 1/8 लिखा गया है, तो पूरे भाग में हम 1/8 का गुणा कर देंगे, 8 दहम्मा 80, 10 आपका आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। सफेद भाग कितना है, 10 है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए, निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। तो ऊपरी सतह का दृश्य दोस्तों पहला ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है, 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट की, या 250 रुपये प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन की। 20 दर्जन का मतलब कितना, 20 दर्जन का मतलब होता है 20 गुणे 12, 12 दूनी 24, 240, और यहाँ पर 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, 250 का हम 2 में गुणा करेंगे, 250 का हम 200 में गुणा करेंगे, इसको देखेंगे कितना आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 250 का हम 240 में गुणा करेंगे, तो जाहिर सी बात है 200 वाला कम है, 240 वाला ज़्यादा है, तो 240 वाला मतलब ये दर्जन वाला ज़्यादा है पैकेट वाले से, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 का समसंख्यक पदों तक योग पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर समसंख्यक पदों तक योग 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए यह क्लास आपको कैसा लगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।